99.9% इंसानियत खत्म हो चुकी है और बचे हुए लोग 2500 मीटर की ऊंचाई पर जिंदा हैं, जबकि नीचे दानव घूम रहे हैं। नजदीकी भविष्य में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। रहस्यमयी सिंक होल्स पूरी धरती पर दिखने लगे, जिसने बड़े शहरों को अराजकता में धकेल दिया। धरती की गहराइयों से डरावने दानव निकले, जिनके खिलाफ मॉडर्न वेपन्स बेअसर थे। गोलियां उन्हें केवल थोड़ा सा धीमा कर सकती थीं, लेकिन कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इन दानवों का एकमात्र मकसद था इंसानियत को खत्म करना, और वे केवल कुछ ही लोगों को जिंदा छोड़ रहे थे। लोगों के लिए एकमात्र सुरक्षित जगह थी 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों की चोटियां। 3 साल बाद कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में 2360 मीटर की ऊंचाई पर सुरक्षित क्षेत्र से 140 मीटर नीचे एक जवान लड़का हंटर खतरनाक इलाके में उतरता है, जहां दानव रहते हैं। उनसे मिलने के डर के बिना वो चट्टानी इलाके में टहलने का फैसला करता है। एक चट्टान के किनारे पर जाकर हंटर बाइनोकुलर से पास के एक सेटलमेंट को देखता है, जहां वे लोग छिपे हुए हैं जो दानवों के हमलों से बच गए हैं। वो वहां होने का सपना देखता है, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वो जानता है कि ये सफर कितना खतरनाक होगा। अचानक वो अपने पीछे एक आवाज सुनता है और समझ जाता है कि ये दानव है, जिसे रीपर के नाम से जाना जाता है। खतरे के इलाके में हंटर भागने का फैसला करता है और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। दानव उसका पीछा करता है, लेकिन खुशकिस्मती से हंटर 2500 मीटर के निशान को पार करने में कामयाब हो जाता है। किसी अज्ञात कारण से रीपर इस लाइन को पार नहीं कर सकता, भले ही वो अपने शिकार से कुछ ही मीटर दूर हो, और वो पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। लॉस्ट कैनियन रिफ्यूज, जहां 193 लोग रहते हैं और ऊंचाई 2580 मीटर है। हंटर वापस कैंप में आता है और अपने पिता को सब कुछ बताता है। लड़के ने सोचा था कि दानव फिर से सो गए हैं और ये सुरक्षित होगा कि वो अनुमति वाली ऊंचाई से नीचे उतर जाए, लेकिन उसके पिता ने उससे झूठ बोला, क्योंकि वो उसे कठोर हकीकत से डराना नहीं चाहते थे। विल, एक सिंगल फादर जिसने 1 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था, हंटर को खतरे से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपने बेटे को झूठी उम्मीद देता है, उसे गलत आश्वासन देता है। विल हंटर से रिक्वेस्ट करता है कि वो फिर से नीचे न जाए, क्योंकि उसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं। हंटर को डेली इनहेलेशंस की जरूरत है और दौड़ाने के दौरान एक हमला हो सकता है, जो लड़के को भागने का कोई मौका नहीं देगा। बाद में विल अपनी दिवंगत पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त केटी के साथ शिकार पर जाता है। केटी न केवल एक भरोसेमंद दोस्त बन गई है, बल्कि वो एकमात्र व्यक्ति है जिस पर विल अपनी जान सौंप सकता है। शिकार के दौरान केटी शांत रहती है और एक हिरन पर सटीक शॉट लगाती है। हंटर के सुरक्षित क्षेत्र से नीचे उतरने के प्रयास के बारे में सुनकर केटी लड़के को समझती है और उसके कार्यों को सही ठहराती है। हंटर अपने साथियों की कंपनी चाहता है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक 1 साल पहले उसकी माँ इसी ट्रेल पर गायब हो गई थी, और लड़का अब भी उम्मीद करता है कि वो एक दिन उसे ढूंढ लेगा। जल्द ही ये पता चलता है कि पड़ोसी रिफ्यूज के 5 लोग खाने का सामान ढूंढने के लिए पास के शहर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि दानव अभी भी इंसानों का शिकार कर रहे हैं। इंसानियत का वक्त लगभग खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज लगातार कम होते जा रहे हैं। इस बीच नीना, एक पूर्व साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट, अपनी रिसर्च जारी रखती है। वो बुलेट्स के गुणों को बदलने की कोशिश कर रही है, उन्हें थर्मल और इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट्स के अधीन करके। उसका लक्ष्य एक ऐसा हथियार बनाना है जो दानवों के सुरक्षात्मक कवच को भेद सके या उन्हें मार सके। नीना अपने एक्सपेरिमेंट्स दिन रात करती है और अक्सर रात में गोलियों की आवाज से दूसरों को डरा देती है। विल को रात में सोने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो अभी भी अपनी दिवंगत पत्नी की यादों से परेशान है। एक डिवाइस की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि हंटर के इनहेलर का फिल्टर खराब हो गया है और उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा है। विल जल्दी से फिल्टर बदलता है ताकि हंटर सांस ले सके और उसे शांत करता है। दुख की बात यह है कि ये आखिरी फिल्टर है और उसे और फिल्टर्स ढूंढने का तरीका खोजना होगा, नहीं तो उसका बेटा मर जाएगा। एकमात्र विकल्प पास के बोल्डर शहर जाना है, लेकिन ये 2500 मीटर के निशान से काफी नीचे है और वहां उतरना बहुत खतरनाक है। ये जानते हुए कि उसे शहर के हॉस्पिटल जाना ही होगा, विल अपना सारा खाली समय हंटर के साथ बिताता है। वो लड़की को बागवानी करना, मछली पकड़ना और शिकार करना सिखाता है।
हंटर के जन्मदिन पर विल अपने बेटे के लिए उसका पसंदीदा मैकरोनी और चीज खरीदता है। लड़का महसूस करता है कि उसके पिता का इरादा रिफ्यूज छोड़ने का है और वो उसे न जाने की रिक्वेस्ट करता है। हंटर ने अपनी माँ को खो दिया है और वो अनाथ नहीं बनना चाहता, लेकिन विल के पास कोई चारा नहीं है। उसे अपने बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। उस रात हंटर फिर से बीमार पड़ जाता है और आखिरी फिल्टर टूट जाता है। विल अपने बेटे की जान एक इंजेक्शन से बचाता है और समझ जाता है कि अब और देरी नहीं की जा सकती। उसे नीचे उतरना होगा और उन दानवों का सामना करना होगा जिन्होंने 99.9% इंसानियत को खत्म कर दिया। विल नीना के पास जाता है और उसे शहर की यात्रा पर साथ चलने का प्रस्ताव देता है। नीना, जिसे शराब की लत है, इस योजना के बारे में संदेह करती है। यात्रा में कम से कम 2 दिन लगेंगे और इसका एक हिस्सा सुरक्षित क्षेत्र से नीचे यात्रा करना होगा, जो बहुत खतरनाक है। नीना का मानना है कि उन्हें दानवों के क्षेत्र में दर्जनों बार उतरना पड़ेगा, लेकिन विल ने एक सुरक्षित रास्ता तैयार किया है। उसे यकीन है कि वे केवल 2 बार 2500 मीटर से नीचे उतरकर शहर तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। विल को यकीन है कि नीना इस जोखिम भरी योजना को मान लेगी, क्योंकि वो दानवों को नष्ट करने वाला हथियार ढूंढने का सपना देखती है और उसे लगता है कि दानवों में कोई कमजोरी है। नीना, जो चमत्कारिक रूप से अपनी पिछली यात्रा से बच गई थी, अपनी जान फिर से जोखिम में डालना नहीं चाहती, लेकिन विल उसे ये प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मना लेता है। वो उसकी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और हंटर को बचाने में मदद करना चाहती है। रात में नीना को अपनी पिछली यात्रा याद आती है, जिसमें दर्जनों कैंप रेजिडेंट्स की मौत हो गई थी। वो चीखों और मदद के लिए पुकार को याद करती है और जानती है कि दानवों का सामना करना कैसा होता है। वो अकेली थी जो बच निकली थी और वो फिर से भाग्य को चुनौती नहीं देना चाहती। अपने डर के बावजूद नीना को तारा के साथ हुई घटना पर गिल्ट महसूस होता है और ये गिल्ट उसे विल की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। उस रात नीना एक पुराने कंपास को तोड़कर उसे एक ट्रैकर में बदल देती है, जो दानवों का पता लगा सकता है। ये ज्ञात है कि रीपर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और नीना उन्हें ढूंढ सकती है अगर कोई दानव नजदीक आता है। अगली सुबह विल और नीना खतरनाक यात्रा की तैयारी करते हैं। उन्हें हथियार और आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स मिलते हैं, जो दानवों को कुछ पल के लिए धीमा कर देंगे, जिससे उन्हें कुछ कीमती सेकंड मिल सकेंगे। केटी भी ग्रुप में शामिल होने का फैसला करती है, क्योंकि वो विल को हंटर के इनहेलर के लिए नए फिल्टर्स ढूंढने में मदद करना चाहती है। विल इस मिशन को बहुत खतरनाक मानता है और उसे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है, लेकिन केटी उसे अकेले नहीं जाने देने पर जोर देती है। नीना को संदेह है कि केटी इस यात्रा से बच पाएगी और उसे साफ साफ बता देती है। दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ नहीं पाती हैं, लेकिन उन्हें एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करना होगा। उनका पहला कदम अबैंडन्ड स्की रिजॉर्ट तक पहुंचना है और स्की लिफ्ट का इस्तेमाल करना है। केटी को लगता है कि बैटरीज खराब हो चुकी हैं और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन विल इससे सहमत नहीं है। स्की लिफ्ट न केवल उन्हें तेजी से यात्रा करने देगा, बल्कि ये उनकी ऊर्जा को बचाएगा ताकि वे बाकी की यात्रा के लिए तैयार रहें। जल्द ही ग्रुप 2500 मीटर के निशान को पार कर जाता है, इस बात से पूरी तरह वाकिफ होकर कि दानव किसी भी पल हमला कर सकते हैं। नीना ट्रैकर के बारे में बात करती है और रीपर्स पर नजर रखने का वादा करती है, हालांकि वो जानती है कि अगर हमला होता है तो ये उन्हें नहीं बचाएगा। थोड़ा नीचे उतरने पर उन्हें यूएस आर्मी का एक नष्ट हुआ कॉन्वॉय मिलता है। एक व्हीकल के ट्रंक में उन्हें बुलेट्स और एक रॉकेट लॉन्चर मिलता है। यहीं पर नीना और केटी के बीच झगड़ा होता है, क्योंकि साइंटिस्ट को तारा की मौत पर गिल्ट महसूस होता है और केटी चुपके से विल के लिए फीलिंग्स रखती है और उसके साथ बिस्तर साझा करने की उम्मीद करती है। विल, सिंगल फादर, उनसे मिशन के लिए अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अलग रखने के लिए कहता है। रिजॉर्ट तक जाते हुए वे देखते हैं कि इंसानों के बिना प्रकृति कैसे फल फूल रही है। जंगली जानवर आजादी से घूम रहे हैं और घोड़ों के झुंड खुले मैदान में खेल रहे हैं। स्की रिजॉर्ट की ऊंचाई 2322 मीटर है और सेफ जोन तक पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। ये जानकर विल सजेस्ट करता है कि वे थोड़ा और इंतजार करें ताकि वो स्की लिफ्ट शुरू कर सके। नीना ट्रैकर की सुई को हिलते हुए देखती है और ग्रुप को चेतावनी देती है कि एक दानव पास है। ट्रियो को पेड़ों के बीच एक लाल रोशनी दिखाई देती है और वे समझ जाते हैं कि रीपर ने उन्हें देख लिया है और शिकार के लिए तैयार है। केटी को लगता है कि लिफ्ट शुरू करने का समय नहीं है और वो उन्हें पहाड़ पर भागने के लिए कहती है।
विल को संदेह है कि वे दानव से तेज भाग सकते हैं और लिफ्ट शुरू करने की पूरी कोशिश करता है। पहली बार दानव को सामने देखकर डरी हुई केटी रॉकेट लॉन्चर से उस पर गोली चलाती है। संदेह करती है कि विस्फोट से रीपर को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो गलत थी। रॉकेट शॉट्स केवल दानव को गुस्सा दिलाते हैं, जिससे वो ग्रुप पर हमला कर देता है। उसी समय विल पुरानी बैटरी बदलता है, जिससे वो स्की लिफ्ट शुरू कर पाता है। लिफ्ट पर चढ़ने के बाद विल और नीना दानव के सिर पर गोली चलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये उसे धीमा कर देगा, लेकिन रीपर तेजी से पास आता है और लिफ्ट के केबल को तोड़ने की कोशिश करता है। ये केटी को कुछ सेकंड देता है और वो लिफ्ट के एक पोल पर चढ़ जाती है। जैसे ही लिफ्ट उसके नीचे से गुजरता है, केटी कूदती है, लेकिन थोड़ी देर से विल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। दानव लिफ्ट पर हमला करना जारी रखता है, जिससे वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं और अंततः केटी गिर जाती है। विल और नीना भी नीचे कूदते हैं और उसे 2500 मीटर के निशान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अपनी आखिरी ताकत के साथ ट्रियो सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और दानव से बाल बाल बच जाता है। उस शाम नीना, विल और केटी एक रिजॉर्ट कैबिन में रात बिताने का फैसला करते हैं, जो 2520 मीटर की ऊंचाई पर है। यात्रा करना बहुत खतरनाक है, इसलिए लंबे समय से आसपास कोई इंसान नहीं है और खाने और शराब का सामान लगभग अनटच्ड है। ये ट्रियो को थोड़ा पीने और आराम करने का मौका देता है, जबकि वे दानवों के आने के कारणों पर चर्चा करते हैं। विल सजेस्ट करता है कि ये इंसानियत के लिए एक डिवाइन पनिशमेंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जीवन और रिसोर्सेज को महत्व नहीं दिया। केटी इसे अलग तरह से देखती है। उसे लगता है कि रीपर्स फूड चेन के टॉप प्रेडेटर्स बन गए हैं और इंसान उनके लिए सिर्फ भोजन है। नीना एक साइंटिस्ट के रूप में इन आइडिया से सहमत नहीं है। वो समझती है कि दानवों ने लगभग पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने जानवरों, मछलियों या पक्षियों पर हमला नहीं किया है। उसके विचार में रीपर्स का एकमात्र लक्ष्य इंसानियत को खत्म करना है। हालांकि इस क्रूरता के पीछे का कारण उसके लिए अज्ञात है। उस रात विल को फिर से नींद नहीं आती और वो अपनी दिवंगत पत्नी को याद करता है। 1 साल पहले तारा ने नीना के एक्सपीडिशन में शामिल होने का फैसला किया था, विल की तरह हॉस्पिटल जाने और इनहेलर के फिल्टर्स ढूंढने के लिए, लेकिन वो असफल रही। अगली सुबह ट्रियो माइन के लिए निकलता है, जिसका एंट्रेंस 2510 मीटर की ऊंचाई पर है। विल उन्हें बताता है कि माइन 3 किलोमीटर लंबी है और वे अब भी 9वें स्तर पर हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें 8वें स्तर पर उतरना होगा, जो खतरनाक है क्योंकि वे समुद्र तल से केवल 253 मीटर ऊपर होंगे। इसके अलावा विल मानता है कि लेवल डूब रहा है और उन्हें 21 मीटर की ऊंचाई पर यात्रा करनी होगी, जहां दानव हो सकते हैं। नीना और केटी इस खतरनाक यात्रा का विरोध करती हैं, खासकर क्योंकि ट्रैकर अब काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि वे रीपर के आने का पता नहीं लगा पाएंगे। विल उनके डर को समझता है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है और कोई ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढने का समय या मौका नहीं है। अनिच्छा से सिंगल फादर की बात मानकर नीना और केटी माइन के माध्यम से आगे बढ़ने का फैसला करती हैं, लेकिन सावधानी से। उनका तर्क है कि दानवों के पास सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाते हैं। अगर ट्रायो दौड़ेगी तो हवा में CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ेगी, जो रीपर्स को आकर्षित करेगी। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक सील्ड डोर मिलती है और वे समझ जाते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। वापस जाने का समय नहीं है, इसलिए एकमात्र विकल्प लेवल 7 पर उतरना है, लेकिन इससे वे 2500 मीटर के निशान से लगभग 1 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे। बिना किसी विकल्प के ट्रियो लेवल 7 पर उतरने का फैसला करती है। उससे पहले केटी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करती है, जो दानवों के हमले से पहले की है। नीना को पता चलता है कि केटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अभ्यस्त संबंध में थी, जो उस पर हाथ उठाता था और उससे सहानुभूति रखती है। आगे उतरते हुए ग्रुप अपनी यात्रा जारी रखती है, जब अचानक उन्हें एक संदिग्ध आवाज सुनाई देती है। अपने फ्लैशलाइट्स की रोशनी को मंद करके वे एक लाल बीम देखते हैं और समझ जाते हैं कि एक दानव उनके सामने है। ट्रियो वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रीपर बहुत करीब है और उन तक पहुंच जाता है। वे एक चट्टान की दरार में छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि दानव उनका पता नहीं लगाएगा। रीपर के पास सेंसिटिव रिसेप्टर्स वाले स्पेशल टेंटिकल्स हैं और उससे छिपने का एकमात्र तरीका है कि वे अपनी सांस रोके। ट्रियो इसे मैनेज करती है,
जिसके बाद विल स्मोक ग्रेनेड से दानव को विचलित करता है। एक पैसेज ढूंढकर नीना और केटी आगे बढ़ने के लिए चट्टानों को हटाना शुरू कर देती है। एक बिंदु पर केटी को लगता है कि अगले लेवल का एग्जिट करीब है और वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन एक बड़ी गलती करती है। जब वो माइन में वापस आती है तो वो सीधे दानव के सामने होती है। ये तुरंत अपने टेंटिकल से उसकी छाती में घुस जाता है और उसे खींच ले जाता है। नीना और विल उसके लिए शोक मनाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि दानव किसी भी पल वापस आ सकता है। कुछ ही पल बाद नीना एक सीढ़ी देखती है जो उन्हें ऊपर चढ़कर माइन से बाहर निकलने देती है। उस शाम नीना और विल रेंजर स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें न केवल खाना और सोने की जगह मिलती है बल्कि एक पुराना SUV भी मिलता है। डिनर के दौरान नीना मानती है कि वो एक्सपीडिशन में शामिल हुई थी ताकि वो अपनी पुरानी लैबोरेटरी तक पहुंच सके। उसे लगता है कि कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके नई बुलेट्स बनाई जा सकती हैं, जो दानवों के इलेक्ट्रिफाइड आर्मर के संपर्क में आने पर मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का वोल्टेज डिफरेंस पैदा करेंगी, जिससे एक विस्फोट होगा। विल को संदेह है कि ऐसी बुलेट्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो लैबोरेटरी जाने के लिए सहमत हो जाता है जैसे ही वे हंटर के इनहेलर के फिल्टर्स ढूंढ लेते हैं। अगली सुबह विल और नीना एक शहर जाते हैं जो 1800 मीटर से थोड़ा ऊपर है। वे पहले लोकल हॉस्पिटल जाते हैं और फिल्टर्स ढूंढने के लिए कई रूम्स को खोजते हैं। 5वीं मंजिल पर वे जरूरी सप्लाईज ढूंढ लेते हैं। ये जानकर कि दानव पास है, वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीपर अपने टेंटिकल्स से उन पर हमला करता है। विल और नीना अगली मंजिल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन दानव उनका पीछा करना जारी रखता है। एक बिंदु पर रीपर विल को पकड़ लेता है, लेकिन नीना उसे एक्स से बचा लेती है। दानव को धीमा करने का तरीका ढूंढने की कोशिश में वो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करती है, लेकिन विल एक और खतरनाक और प्रभावी आइडिया के साथ आता है। नीना से छिपने के लिए कहकर वो दानव के हमले का इंतजार करता है और फिर ऑक्सीजन कैनिस्टर्स पर गोली चलाता है। इससे होने वाला विस्फोट रीपर को खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। डुओ को एहसास होता है कि उन्होंने शायद दानव को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अब उनके पास लैबोरेटरी जाने का समय है। अपनी लैब में नीना और अधिक प्रभावी बुलेट्स बनाने का थ्योरी टेस्ट करती है जो दानवों को नष्ट कर सकती हैं। वो एक बुलेट को स्पेशल केमिकल कंपाउंड के साथ ट्रीट करती है और विल से कुछ मिनट इंतजार करने के लिए कहती है, जबकि वो रीपर के आर्मर पर एक्सपेरिमेंट करती है। विल उसकी मेज पर एक फैमिली फोटो देखता है और समझ जाता है कि नीना शराब की ओर क्यों मुड़ी है। हमले के दिन वो लैब में कोबाल्ट प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर रही थी। अपने फैमिली के साथ आखिरी पल बिताने के बजाय नीना अभी भी खुद को इसके लिए दोषी मानती है, लेकिन विल उसे आश्वस्त करता है। उसे बताता है कि ये उसकी गलती नहीं है। नीना नई बुलेट के साथ अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करती है, लेकिन असफल हो जाती है। वो समझती है कि ये एक इफेक्टिव वेपन बनाने का उसका आखिरी मौका हो सकता है। दृढ़ निश्चयी वो विल से उसे छोड़कर सेफ जोन वापस जाने के लिए कहती है। उसे अपने बेटे और फिल्टर्स के बारे में याद दिलाती है जो उसे लड़के के इनहेलर के लिए डिलीवर करने हैं। वो पार्किंग लॉट में स्पेयर कार की ओर इशारा करती है, ये वादा करते हुए कि अगर उसके प्रयास सफल होते हैं तो वो उसका पीछा करेगी। अनिच्छा से विल सहमत हो जाता है और वापस चला जाता है, जबकि नीना अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखती है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीना ट्रैकर की वार्निंग ब्लिप को नोटिस करने में विफल रहती है, जो दानव के आने का संकेत दे रही है। वो टायरलेसली विभिन्न केमिकल कंपाउंड्स के साथ बुलेट्स को प्रोसेस करती है। हर अटेम्प्ट फेलियर में समाप्त होता है। आखिरकार वो समझती है कि कोबाल्ट की है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना थ्योरी टेस्ट कर पाए, दानव उस पर पीछे से हमला करता है। इस बीच विल सेफ जोन की ओर जल्दी करता है, लेकिन उसका व्हीकल पंक्चर हो जाता है, जिससे वो क्रैश कर जाता है। होश में आकर वो विंडशील्ड तोड़ता है और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। दानवों की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि कई क्रीचर्स उसका पीछा कर रही हैं। ऊपर जाकर विल खुद को फंसा हुआ पाता है, क्योंकि एक और रीपर आगे के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। घिरा हुआ महसूस करते हुए विल अपनी सारी गोलियां चला देता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए वो अंत के लिए तैयार हो जाता है, जब अचानक एक गोली चलती है। एक रीपर तुरंत विस्फोट हो जाता है। नीना आ गई है। वो इफेक्टिव बुलेट्स बनाने में कामयाब रही थी और अब वो दानवों को आसानी से खत्म कर देती है। साथ में वे रिमेन्स की जांच करते हैं और एक भयानक सच्चाई का पता लगाते हैं। दानव एलियंस द्वारा भेजे गए प्रोग्राम्ड रोबोट्स हैं जो प्लैनेट को साफ करने के लिए हैं।
कैंप में वापस आकर वे एक विक्ट्री फ्लैग फहराते हैं, जो अन्य शेल्टर्स को संकेत देता है कि अब उनके पास लड़ने के लिए एक हथियार है। प्रेरित होकर इंसानियत बुलेट्स का मास प्रोडक्शन शुरू करती है और कॉम्बैट स्क्वाड्स बनाती है। ज्वार बदल जाता है क्योंकि वे अपनी जमीन वापस ले लेते हैं और रीपर्स को एक एक करके नष्ट कर देते हैं। रीपर्स के खिलाफ युद्ध जीत लिया गया है, लेकिन विल और नीना जानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। असली दुश्मन एलियन इन्वेडर्स अपने रास्ते पर है। कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज फिल्म में डिसीजन मेकिंग और सर्वाइवल सिनारियोस को आकार देते हैं। फिल्म में कैरेक्टर्स को न केवल बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है, बल्कि फूड, मेडिसिन और इंफॉर्मेशन की क्रिटिकल शॉर्टेजेस भी होती है। आप किस चॉइस को सबसे रैशनल मानेंगे और आप उनकी जगह पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।